आपने जो आने का कष्ट किया लेखपाल जी, उसके लिए धन्यवाद। लीजिए लीजिए। श्रीवास्तव जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, 1 apple a day keeps doctor away। आप लेखपाल हैं, बस आपकी कलम चलने की देर है और सारी जमीन। क्यों, क्या ख्याल है आप? ख्यालों से समस्या नहीं सुलझती ठाकुर साहब, इन पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्या मुश्किल है? सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि यह जमीन सरकार की ओर से उन लोगों को मिली है, इसके बाद कब्जा भी उन्हीं लोगों का है। जरा सी गलती से लेने के देने पड़ जाएंगे, कम से कम मैं तो जेल पहुंच ही जाऊंगा। नहीं श्रीवास्तव जी, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। श्रीवास्तव जी, सुना है आपके छोटे भाई का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप काफी परेशान हैं। हाँ, वो लोग डोनेशन मांग रहे हैं। देखिए ना, आजकल पैसे के बगैर कुछ भी काम नहीं होता। हो जाएगा आपका काम। उधर जल्दी, तलवार घेर उधर से, जानवर दिखाएंगे। चलो जल्दी, चलो उधर तू उधर से जा। सारी जमीन हमारी है आज से, साले बाप की जमीन चलाते हैं। सरकार, हमारी जमीन से जानवर हटाकर आपने कब्जा कर लिया है, ये तो अन्याय है, सरासर धांधली है सरकार। जानवर चल रहे थे, उन्हें मारा है। भैया, आप लोगों को मारा होता तो अन्याय होता, और रही धांधली की बात, वो आप हमारे साथ कर रहे हैं। जमीन हमारी, जानवर चरे आपके, हमारे जानवर कहाँ चरेंगे? ये सरासर झूठ है, ये जमीन हमारी है, सरकार ने हमको दी थी। भैया, कोई गलतफहमी हुई होगी, सरकारी खाते में तो वो हमारे नाम लिखी है। इस इलाके की सारी जमीन हमारी है, खेत, पेड़, तालाब, कुएं, ये सब हमारे। ये हमारी शराफत थी कि हम अब तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोले, मगर आज के बाद अगर हमारी जमीन पर किसी का कोई जानवर दिखाई दिया तो उसे इस गांव से जानवरों के साथ हाँक दिया जाएगा। राक्षस है तू, महाराक्षस, राक्षस। साला राक्षस बोल रहा है? राक्षस साले बाप की जमीन समझता जो चराने चलाता। एक तो साले चोरी, उस पे सीना जोरी, मार मार के साले सुला दूंगा तुम लोगों को। काका, काका। क्या बात है? काका, सरकार ने जो हमें जमीन दी थी, उस पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? लेखपाल ने रुपया खाकर सारी जमीन जमींदार के नाम दाखिल खारिज कर दी है और हमें जानवर की तरह खदेड़ दिया काका। अब और कोई कुछ नहीं बोला? भूपेंद्र ने मार पीट कर सारी जमीन छीन लिया काका। नहीं नहीं, वो जमीन तो सरकार की थी, सरकार ने तुम्हें दी है, उसे कोई नहीं छीन सकता तुमसे। चलो मेरे साथ। तुम लोग यहीं ठहरो। आइए गंगानंद जी, बैठिए। नहीं नहीं, आज हमारे भाग कैसे जाग उठे? भाग का जगाना, उसे बनाना या बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आजकल तो आप ही लोग भगवान बने बैठे हैं, जिससे जब और जो दिल चाहा छीन लिया। जमीन का दुखड़ा रोने आए हैं। गांव के लोग तो जिम्मेदार की औलाद की तरह होते हैं, भला कोई बाप अपनी औलाद का हक मारता है? कैसा हक? किसका हक? जमीन हमारी थी, हमने ले ली। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उन लोगों को दी थी
जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया, पेड़ पौधे लगाए, बाल बच्चों की तरह पाला पोसा, वो सब मेहनत तो आपकी नहीं थी, वो सब मेहनत आपकी नहीं थी। लेकिन जमीन के साथ साथ उसे भी हटा लिया आपने, और उन बेचारों को जो मारा पीटा सो अलग। इसमें मेरी क्या गलती? आप मेरे आंगन में 2 पेड़ लगा लें और फिर ये चिल्ला चिल्ला कर कहें कि मैंने पेड़ लगाया है इसलिए आंगन मेरा है, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। अब आप जाइए और लेखपाल श्रीवास्तव से पूछिए, वो जमीन बरसों से मेरी है। चोर का भाई गिरे कट, जानता हूं जालिए को भी मैं। तो जाइए ना थाने, दारोगा जी से कहिए मुझे हथकड़ी लगा दे, मुझे जेल करवा दीजिए। जाइए। चलो। दरोगा साहब, हमारे गांव के जमींदार ने हरिजन भाइयों को जमीन से बेदखल कर दिया, उनके मवेशियों को चरागाह से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा। ये कहां का इंसाफ है? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं गंगानंद, क्योंकि इस तरह की यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। तो आप लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, मैं लिखा तो लिखिए। और हमें बताइए आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? तुम क्या समझते हो कि मुझे कार्रवाई करने के लिए तुम्हारा आदेश लेना होगा? और तुम कौन होते हो रिपोर्ट लिखाने वाले? मैं कौन होता हूं? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब डीएम साहब का आदेश आएगा। हाँ, मैं ही वो गंगानंद हूं जिसने बिठूर के गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई है। और अब मैं अपने गांव के हरिजनों को भी जमीन वापस दिला के रहूंगा। मैं फिर जा रहा हूं डीएम साहब के पास। अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो, देश की उन्नति चाहते हो, तो तुमको पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा। उससे तुम्हारी उन्नति भी होगी और सारे देश की उन्नति भी होगी, समझे? अब मैं तुम्हें किताबें दूंगा, ये लो। चंदू, यहाँ आओ। रामू आओ। मान काका, क्या बापू कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं बेटा। तो क्या फिर उन्हें ठंड नहीं लगती थी? नहीं। अरे चलो चल। अरे अरे। अम्मा देखो, काका ने मुझे क्या दिया है। चल भाग यहाँ से। बहू, क्यों रे देबू, क्या बात है? हाँ, ये इतनी चुप्पी क्यों? अरे बोलना, हुआ क्या है? काका, अब इस तरह से घर नहीं चलेगा। अरे मैं पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या है? बस बहुत हो चुका। अब नंदू और छोटी की ज्यादती हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा भी होगा देबू, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे घर कैसे चलता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुख झेलने पड़ते हैं एक दूसरे के हित के लिए, मगर इस घर का तो हाल ही कुछ और है। अब किसी से क्या कहें? आज तक घर द्वार के मामले में जो कुछ भी आपने कहा कभी टाला मैंने। हर खूने हमारे खेत की मेड़ दबा ली, सरपंचों ने झूठ बोला, बेईमानी की, और आपने भी उसी का पक्ष लिया। लेकिन मैं चुप रहा। मान सिंह रोज रात को हमारा खेत काटकर अपने खेत में पानी लगाता है।
उसने कहा चुप रहो, मैं चुप रहा। लेकिन क्या, दिन रात खटने के बाद भी इस घर के लिए क्या मिलता है? रामू छोटी बहू को फूटी आंख नहीं सुहाता है। उस बेचारे को आज तक घर का दूध नसीब नहीं हुआ। गुस्सा किसी पर भी आए, लेकिन मार इस बेचारे पर पड़ती है। ये सब देख के रामू की मां मैके जाने की बात करती है। अरे बच्चे तो सब बराबर होते हैं रे, छोटी को ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। भाभी के मैके से उनके लिए कपड़े आए थे, मथुरिया लाया था, लेकिन छोटी बहू कहती है उसे भी हिस्सा चाहिए। अरे बड़ी बहू तो अभागन है, बेचारी विधवा, उससे किसी को क्या डा। अरे अगर उसके भाई ने अपने बच्चों का पेट काट कर उसके लिए कुछ भेजा है तो उसमें से हिस्सा लेने की बात सोचना भी पाप है। बहू, तू सबसे बड़ी है ना, इसलिए तुझे सबसे अधिक सहना चाहिए। छोटी कपड़ों के लिए कलह मचा रही है ना, दे दे उसे, मैं तेरे लिए और सिलवा दूंगा। जा। ला ला। सचमुच घर में तू ही सबसे ज्यादा सियानी है। जेठानी ही नहीं, अरे सास और माँ भी है तू इनकी। वो तो बच्ची है, अगर उसे अकल होती तो क्या वो ऐसा करती? नंदू, हम भिखारी नहीं है काका, भीख हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? घर में दी हुई चीज भीख होती है? हाँ हाँ होती है, होती है, होती है, होती है। अरे काका आप? जीती रहो बेटी। अरे रधिया, ओ रधिया, देख बिटिया काका आए हैं। आओ काका। कैसे हो हरिया? ठीक हो? कब आए बिठूर से? कल ही आया था काका। अच्छा, बैठो। अरे राधा। राम राम काका। राम राम। तू कब आई ससुराल से? परसों। अच्छा अच्छा। उधर ससुराल में सब ठीक है ना? सब कुशल मंगल है काका, आपको याद करते हैं सभी। मुझे? हाँ काका, सब लोग बोलते हैं काका ब्राह्मण होके भी हम लोगन के बीच उठते बैठते हैं, हम लोगन का छुआ खाते हैं। अरे पगली, मनुष्य सब बराबर होते हैं, एक दूसरे में भेदभाव कैसा? हाँ, तभी तो ईश्वर की संतान है। छोटी छोटी, गुस्सा थूक दे। अरे मेरा तुम लोगों के सिवा और है ही कौन? और फिर तू तो मेरी छोटी बहन के समान है। ले, जो साड़ी तुझे पसंद आए खुद ही ले ले। हमें नहीं चाहिए भीख भीख। अरे पगली, बड़े जो देते हैं वो भीख होती है क्या? मैं जो भी दे रही हूँ प्यार से दे रही हूँ। ले ले। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगाए? ब्राह्मण की बेटी को समझ में नहीं आता ये घर ब्राह्मण का है या शूद्र का। छोटी, तू क्या उल्टा सीधा बके जा रही है? दीदी तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तू मुझे कपड़े देने लाई थी ना, ला दे, मैं सारे के सारे रख लेती हूँ। ये ले।
बहू, तू कितना ख्याल रखती है मेरा। आनंद भी ऐसे ही ख्याल रखता था। दिन में 10 बार पूछने को आता था। ईश्वर की लीला तो देखो, जो हम दोनों का सहारा था उसी को छीन लिया। अरे तू रो रही है? अरे संघर्ष करने वाले कभी डरते नहीं, स्वीकार करते हैं उसको। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तू चिंता मत कर चिंता। खैर नंदू और छोटी तो ना समझ है, 2 कपड़ों में से भी हिस्सा मांगते हैं। हाँ, नंदू को जरूर छोटी ने भरा होगा। दे दे उनमें से एक साड़ी उसको भी दे दे। छोटी को तो सारे कपड़े दिए थे हमने। बोली हम भी नहीं मांगते। सारे कपड़े जला दिए। मंजिली ना पहनती तो बड़ी को वापस कर देते, बेचारी वही पहन डालती। मगर ये क्या, उठाया और आग में झोंक दिए। क्या मिल गया उसे आग में डालकर? क्या तुम दोनों मिलकर एक विधवा भाविज को पाल नहीं सकते? छी छी छी। काका, अब हम भी क्या करें? छोटी बहू को तो आप जानते ही हो, और अपना नंदू भी तो। हाँ, सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। बड़ा अफसोस होता है, जिंदगी में पहली बार लगा के टूट गया हूं मैं, हार गया हूं, कहीं बिखर सा गया हूं। आजादी की जंग जीतने के बाद मेरी एक ही लगन थी कि तुम लोग मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो। अब तो ऐसा लगता है कि सब भुलावा था, सपना था एक। अंतर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, आजादी से पहले न आजादी के बाद। हरिया कह रहा था पीठूर में दारोगा ने जीत राम की हत्या कर दी, सबके सामने डंडे मार मार कर। सब खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। अब कौन है उन्हें अधिकार दिलाने वाला? छी 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 छी। चाची, तू रो रही है? नहीं रामू, तू झूठ बोलती है, मुझे बताना तू क्यों रो रही है? आग जला रही थी, आंखों में आंसू आ गए। तू झूठ बोलती है, मुझे मालूम है छोटी चाची ने तेरे कपड़े जलाए, इसलिए तू रो रही है।
लेकिन तू चिंता मत कर, जब मैं बड़ा आऊंगा तेरे लिए खूब साड़ी लेके आऊंगा। छोटी चाची को एक भी नहीं दूंगा। नहीं रामू, मैं तो अपने भाग्य को रो रही हूँ। आज तेरे चाचा जिंदा होते तो आओ गंगा काका, बैठा। ये उमरिया में आपकी इतनी मेहनत देख के बहुत दुख होते हैं। अरे भैया, काम से जी को आराम ही तो मिलता है। ठीक कहे तो काका। काम किया, थक गए और खा पी के आजादी की नींद सो गए। गंगा काका, आप ही आजादी की लड़ाई में यहाँ घर गांव सबे कुछ भूल के चले गए और आपके महतारी बाप सब रोए रोए के गंगा गंगा कहे के स्वर्ग से धार गए। ये सब त्यागन के बाद सरकार तुमका कौन सा पेंशन देती? अरे देश की सेवा के बदले जो मिलने मिलाने की बात करते हैं ना, वो मतलबी होते हैं। अरे देश का भी कुछ ऋण होता है जिसका मूल चुकाना पड़ता है। कभी तुमने उन लोगों के बारे में सोचा जो भारत माता की जय कहते हुए फांसी पे चढ़ गए, फिर रंगियों की गोलियों से छलनी हो गए? अरे तुमने क्या क्या समझा? हा? देश की सेवा के बदले हम पेंशन लेंगे सरकार से? छी छी छी। क्या क्या सपने न देखे थे मैंने और पंडित परमानंद जी ने। आजादी मिलेगी तो दूध घी की नदियां बहेंगी, सबको न्याय मिलेगा, हमारा त्याग बेकार नहीं जाएगा। स्वराज आया पर सुराज नहीं आया, रामराज नहीं आया, फिरंगी जरूर चलेगा। फिरंगी? काका, ये फिरंगी कैसे होते हैं? वो तो मैंने भी नहीं देखे चंदू। पंडित जी ने कहा फिरंगियों से देश को आजाद कराना है, और मैं अपने बिलखते माँ बाप को छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने कहा जेल चलो, हम चले गए। उन्होंने कहा सत्याग्रह करो, हमने कर लिया। काका, यहाँ बहुत दर्द होता है क्या? हाँ चंदू, इसी दर्द ने तो उन दिनों की याद जिंदा रख छोड़ी है। 20 साल तक नंगे बदन पर लाठियां झेली, खून बहाया, महीनों सालों जेलों में सड़ते रहे, और उसके बाद जब आजादी का सूरज उदय हुआ तो पंडित जी बोले, गंगानंद, हमारा त्याग सफल हो गया, अब तुम घर लौट जाओ। मैंने कहा घर? आप तो कहते थे सारा देश अपना घर है, फिर मैं कहाँ जाऊं? तो कहने लगे, शायद अब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। काका, फिर क्या हुआ काका? फिर मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अपने ही घर जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना घर छोड़कर आ रहा हूं। यहाँ पहुंचा तो कोई नहीं था सिवाय एक टूटे झोंपड़े के। बुआ बोली, गंगा, तुमने आने में देर कर दी,
तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखने के लिए तरसते रहे और बोली, गंगा तुम अब शादी कर लो, घर बसा लो। लेकिन मैंने सोचा बुआ के बच्चे आनंद, देवा और नंदू के सहारे ही अपनी बाकी जिंदगी काट लूंगा। वो भी अनाथ थे, उन्हें भी सहारे की जरूरत थी। लेकिन काका, पंडित जी से आप फिर कभी मिलने नहीं गए? नहीं चंदू, जा ही नहीं सका। अपने आप को व्यस्त जो कर लिया था मैंने घर परिवार में। पंडित जी आपके गुरु थे काका? हाँ चंदू, पंडित जी बहुत महान थे। जो कुछ भी किया देश के लिए ही किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। बदन पे धोती, कुर्ता और इस कंबल के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वो मुझे अक्सर कहा करते थे, गंगानंद, मेरा इस कंबल से एक भावुक रिश्ता है। ये कंबल आपको पंडित जी ने दिया था काका? हाँ चंदू, और आते समय कहा था, गंगानंद मैं तुम्हें कभी कुछ न दे सका, इस कंबल को तुम लेते जाओ और इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हें सच्चाई के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। हाँ चंदू, अब है क्या मेरे पास? उनका दिया हुआ ज्ञान, ये कंबल और उनकी यादें। उन्हें वो अपने अंतिम समय में मुझसे मिलना चाहते थे। शायद कुछ कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते थे पता नहीं, पता नहीं क्या कहना चाहते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सपने में मुझसे कह रहे हो कुछ, कहीं कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए।
काका हम सबको कहाँ छोड़ के चले गए? चाची, अब काका की लाठी कौन पकड़ेगा? अरे भैया, गंगा काका का पता कीने रहो। नंदू, कुछ पता चला? देवा भैया, घर में कोई झगड़ा झंझट तो ना ही कीने रहो? ऐसी तो कोई बात नहीं चाचा। तो फिर कहाँ चले गए? पहले तो ऐसे कभी नहीं गए। गए होंगे कहीं, यहीं कहीं होंगे अड़ोस पड़ोस में। अरे आ जाएंगे 2-4 दिन में। भैया, आखिर कब तक कोई उन्हें खिलाएगा पिलाएगा? नंदू, काका के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? इसमें शर्म की क्या बात है भैया? ठीक है तो कहता है नंदू, अब कोई दूसरे जंग जीतने चले गए होंगे काका। अब तू कहाँ कहाँ ढूंढेगा उन्हें? हर जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर ढूंढूंगा काका को। मैं भी जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, काका को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, हाँ। ई के लिए छुआछूत नहीं है का? क्या चाहता है तू? ये पगडंडी देख रही है ना, ये वहां जाती है जहां दो जिस्मों की दूरियां खत्म हो जाती हैं। तुझे वहीं ले जाना चाहता हूं। भाइयों, ये सवाल केवल जमीन का नहीं, हमारे हक का भी सवाल है, समझे? और आजकल हक आसानी से तो मिलता नहीं, आप तो जानते ही हैं, छीनना पड़ता है। हम भी अपना हक जबरदस्ती लेंगे। जब हम गोरी नौकरशाही से नहीं डरे तो काली नौकरशाही से क्या डरे? नहीं डरेंगे हम। मैं कानपुर जाऊंगा कलेक्टर के पास, लखनऊ असेंबली में जाऊंगा, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तक जाऊंगा और आप सबका दुखड़ा उनको सुनाऊंगा। देखेंगे कैसे नहीं सुनते। गांधी जी ने कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ न लड़े वो खुद अन्यायी है। पर काका, न्याय होते होते महीना नहीं बरसन बीत जाएंगे। अरे वाह, बरसों कैसे लग जाएंगे? काका, इन बनियों ने तो जमींदारों से साठगांठ कर ली है। अब उन्होंने हम लोगों को राशन पानी भी उधार देना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ? अरे तुम भी उनके खेतों में मजदूरी करना बंद कर दो, हल चलाना बंद कर दो। अरे गरीब लोहार हो तुम, उनके औजार मत बनाओ, फिर देखेंगे कैसे करते हैं खेती। अरे देवा, तू कब आया रे? अभी आया हूँ काका। अच्छा, और सब
घर में कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है, आप ही नहीं है। अरे देवा, एक ही ठोर पड़ा पड़ा पानी मैला हो जाता रे, काई लग जाती है उसे। और फिर पंडित परमानंद ने कहा था, सारे देश को अपना ही घर समझना। ये भी तो अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं। बच्चे आपको याद करके बहुत रोते हैं, और बड़ी भाभी ने तो अन्न जल को हाथ लगाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं देवा, ऐसा मत कह, तू ख्याल रख उसका। बेचारी विधवा अभागन है, उसकी देखभाल किया कर तू। वो सब तो ठीक है काका, लेकिन नंदू और छोटी को तो आप बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ, और तो सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है गांव में। हाँ। वो हरिया की छोकरी थी ना, रधिया, उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, क्यों? किसी ने उसकी इज्जत से खेला था। कौन है वो? जानते सब हैं, बोलेगा कोई नहीं। हेलो। भेज दो उन्हें अंदर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। ये क्या है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। देखिए, आप गलत जगह आए हैं। जमीन जायदाद के फैसले कोर्ट कचहरी में होते हैं। साहब, जिन लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं, वो बेचारे कोर्ट कचहरी क्या करेंगे? आप इस जिले के हाकिम हैं, और हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। दरअसल किस्सा ये है कि बिठूर के किसान, जिनके पास जोतने बोने को जमीन नहीं है, और जो थोड़ी बहुत सरकार ने दी भी थी उन्हें, वो भी जमींदार ने हड़प कर ली, बेदखल कर दिया उन्हें। देखिए नेताजी, अरे हम कोई नेता वेता नहीं, आजादी के मामूली सिपाही हैं। आजादी से पहले कुछ सपने देखे थे हमने। देश आजाद होगा तो सबको जीने का हक होगा, लेकिन हम आज भी उसी तरह जीने पर मजबूर किए जा रहे हैं जैसे गुलामी के जमाने में थे। कभी गरीबों की बस्ती में गए आप? उनके घरों में झांक कर देखा है आपने? हम उन्हीं लोगों की फरियाद लेकर आए हैं आपके पास। ठीक है, देख लेंगे, मामूली बात है। मामूली बात है? शट अप! आप शट अप! शासन का असली चेहरा दिखा रहा हूं। एक तरफ मैं हूं, बरसों संघर्ष किया है जिसने, सिर्फ पंडित जी के सपने को साकार करने के लिए, लेकिन इसका फल क्या मिला मुझे? क्या मिला फल इसका मुझे? देखिए, आप ही देख लीजिए। और दूसरी तरफ आप हैं। क्या आपसे ज्यादा इस कुर्सी का कोई हकदार ही नहीं? क्यों जमे आप इस कुर्सी पर? जवाब दीजिए। संघर्ष करके आए होते तो नजरें नहीं झुकती आपकी। ध्यान दीजिए कलेक्टर साहब, वरना मैं सबको झंझोड़ कर रख दूंगा। आप नहीं सुनेंगे तो लखनऊ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा। अगर वो भी न सुने तो आत्मदाह कर लूंगा मैं।
जला दूंगा अपने आप को। लिखो, बिठूर के तहसीलदार के नाम एक आदेश। बेवकूफ कहेंगे। आइए दरोगा जी, आइए। नमस्कार ठाकुर साहब। बैठिए। हमें कैसे याद किया? नहीं, कोई खास बात नहीं। सोचा बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं पी। क्या ख्याल है दरोगा जी? लीजिए। आपकी तबीयत कैसे चल रही है? दिन भर दवाइयां खाता रहता हूं, कोई असर नहीं होता। वही हाल है। चाचा, बिठूर की जमीन वाली बात। सुना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिठूर के ठाकुरों के खिलाफ हरिजनों के लिए जमीन के आदेश दे दिए हैं। बहुत सख्त आदेश दिए डीएम साहब ने। खड़े खड़े ठाकुरों को सारी जमीन छोड़नी पड़ी। बिठूर की आग यहां तक फैल सकती है। जरूर फैल सकती है, बल्कि फैलेगी, क्योंकि ये आग यहीं के एक आदमी की लगाई हुई है, गंगानंद। बहू, जीती रहो, जीती रहो। अरे शहर से आ रहा था, रास्ते में सोचा तुम लोगों की खैर खबर लेता जाऊं। देवा कहाँ है? आया काका। देवा। अरे काका, पहला की। हाँ, जीते रहो, जीते रहो। ये नंदू कहाँ गया? नंदू अपनी बहू के लिए बैजी से दवाई लेने गया है। अच्छा, आज इस तरफ आने को मन तो नहीं था, पर क्या करूं, इस बुढ़ापे में भी मोह माया से मुक्त नहीं हो पाया। ये बड़ी बहू भी दिखाई नहीं देती। काका, बिहारी के खेत में मजूरी करने गई है। मैं पूछता हूँ, इस घर में क्या कमी थी जो हमारे घर की बहू दूसरों के खेतों में जाके मजूरी करे? उस बेचारी को 2 टुकड़े देना तो दूर, उसका हिस्सा भी तुम लोग निकल गए। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या उसे भी इसी तरह मजूरी करने भेज देते? अगर तुम्हारी कोई बहन विधवा हो जाती तो क्या उसे भी यूं ही धुतकारते? जी जी काका। नहीं नहीं, जिस घर में इतना बड़ा अन्याय हो उसका अन्न जल भी हमारे लिए पाप है। काका सुनिए। चुप रहो। जमीन हमारी, जानवर चरे उनके, हम मना करें तो वो डीएम के पास जाएं, ये तो अन्याय है।
आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों के लिए चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डीएम तक पहुंच गए तो क्या हुआ? जूता हमारे मुंह पर पड़ा है और आप पूछते हैं क्या हुआ? हमारी जमीन पर पलने वाले लोग हमारी छाती पर मूंग डले और आप पूछते हैं क्या हुआ? वो जमीन आपकी नहीं ठाकुर साहब, सरकार की है। और हकीकत तो यह है कि वो लोग वहां बरसों से जानवर चराते आ रहे हैं। दारोगा साहब, वो जमीन मेरे नाम दाखिल खारिज हो चुकी है। अब वो जमीन मेरी है। वाह ठाकुर साहब, अगर आप मेरा घर अपने नाम दाखिल खारिज करवा ले तो आपका हो जाएगा। जेल करा दूंगा। आपकी बात दूसरी है दारोगा साहब। मेरी समस्या है गंगानंद। ये बुढ़ा न तो खुद मरता है न हमें जीने देता है। हर बात में टांग अड़ाता है। मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा? बर्दाश्त क्या करना? आपकी समस्या का समाधान ये है कि उस बुढ़े को बुला के लेखपाल की तरह इसकी मुट्ठी भी गर्म कर दीजिए। और वो बुढ़ा गांधी का भक्त उसी गर्म मुट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। किसी दिन आप उसका इतना आसान नहीं है ठाकुर साहब। ये गंगानंद इस इलाके का छोटा मोटा गांधी है। और जब ब्रिटिश हुकूमत उस गांधी का कुछ नहीं कर सकी तो मेरी क्या मजाल कि इस गांधी को हाथ भी लगाऊं। दारोगा साहब, इससे पहले आपने हमारे रास्ते से कई कांटे निकाले। अभी अचानक आपको डर कैसा हो गया? आप गलत समझे ठाकुर साहब। ये जरूरी तो नहीं है कि सांप को मारने के लिए अपनी लाठी भी तोड़ डाली जाए। आप अपनी परेशानी का बदला इस बुड्ढे से लेना चाहते हैं ना? ले लिया जाएगा। आप देखते जाइए। बड़ी बहू, बड़ी बहू, कानपुर से बिठुर जा रहा था। सोचा रास्ते में तुम्हारी खोज खबर लेता जाऊं। बड़ी ठंडा बाहर। नंदू मिला था, उसी ने बताया घर का बंटवारा हो गया। छोटी ने जिद की थी। तुझे तेरा हिस्सा मिला? गुजर बसर कैसे हो रही है? मायके से भैया ने कुछ भिजवा दिया था, बस।
ला दे। सुना है नंदू ने तीनों हिस्से बराबर नहीं लगने दिए और तुझ पर हाथ भी उठाया। छी 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 छी। खेत में भी तेरा हिस्सा नहीं लगने दिया। शीशम का पेड़ भी हत्या लिया और छोटी तो कपड़े लत्ते हत्या ले गई होगी। तेरे गहने तुझे मिले कि नहीं? मुझे तो अब तेरी ही चिंता लगी रहती है। एक तो औरत जात, साथ में विधवा होने का अभिशाप, उस पे ये गरीबी। समझ नहीं आता तेरी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। देवा भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारे क्या बोलते, जब भी बोले नंदू झगड़ पड़ा। एक बार तो हाथ भी उठा लिया। नीच कहीं का, सपने में भी ना सोचा था। देवा ने कुछ मदद की तुम्हारी? वो ही बेचारे आके पूछ लेते थे, वरना हम तो। तू चिंता मत कर, मुझे बिठूर से लौट कर आने दे, मैं सारे घर का बंटवारा फिर से करवाऊंगा। मैं सारी दुनिया में दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहता हूं, और यहाँ मेरे ही घर में ये अन्याय हो रहा है। तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। अच्छा, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती। मन ये मेरा मंदिर तेरा, मन ये मेरा मंदिर तेरा, तू ही जगाए प्रभाती। ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती। साथ न छूटे हाथ न छूटे, साथ न छूटे हाथ न छूटे, सांस तो आती जाती। ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती। अरे देवा, तू यहाँ कब आया? घर में सब कुशल है ना? नहीं काका। क्या हुआ? वो बड़ी भाभी। हाँ, क्या हुआ बड़ी भाभी को? वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उन्होंने। राम,
मैं जानता था एक ना एक दिन ये होने ही वाला है। आखिर कब तक वो जानवरों के बीच में जिंदा रहती। तहकीकात के लिए कोई आया? नहीं, दरोगा जी कल्याणपुर गए हैं किसी रिश्तेदार के ब्याह में। कल सुबह आएंगे। लाश पेड़ पर अभी तक झूल रही है। हे राम। अरे दरोगा जी आ गए हैं। हटो 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 बच्चों, हट जाओ हट जाओ। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। जगह जगह काका। गंगानंद। हे राम। लाश को नीचे उतरवाओ। सबसे पहले लाश किसने देखी थी? हम देखा रहा सरकार, सुबह 6 बजे। क्या बोला तू? लाश लटकत रही सरकार। और क्या देखा तूने? और कुछ नहीं देखा सरकार, लाश लटकत रही सरकार। और क्या देखा? और कुछ नहीं देखा सरकार। नहीं भाई बाप, हमने कुछ नहीं। अरे मत मारो भाई बाप। माता देन, हमने कुछ नहीं किया सरकार। हमने कुछ गलती नहीं किया सरकार, हमें मत मारो। पानी पी लीजिए दरोगा जी। हरिया। जी सरकार। सरकार सरकार। क्यों रे हरिया? हाँ सरकार। लगता है बेचारी को मरने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा रे। नहीं सरकार, हमें कुछ नहीं मालूम सरकार। सरकार, वो सामने वाला झोपड़ा तेरा है रे? हाँ हाँ सरकार। फिर भी तेरे को कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम सरकार। भोला है रे तू? सरकार सरकार सरकार। तेरा कोई कसूर नहीं सरकार।
सरकार मत मारिए, सरकार सरकार माफ कर दीजिए सर। माता दीने से। दारोगा जी, ये बेकसूर है, इसे मत पीटिए। गंगानंद, तुम मौका वारदात में मौजूद नहीं थे। अब सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ। सरकार सरकार हमारी कोई गलती नहीं है। सरकार सरकार हमें छोड़ दीजिए। सरकार 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 हमारी कोई गलती नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए सरकार। सरकार सरकार हमें छोड़ दीजिए सरकार। तुम लोग अपनी आंखों से देख लो उसकी गर्दन पे कितने खरोचे हैं। जरूर उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसका गला घोंट के लाश पेट पे टांग दिए। राम 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 राम। वो तो देवी रहे सरकार, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। सोचना पाप है, करना पाप नहीं है। हा? तेरे को कुछ मालूम है तो बता, उसने फांसी क्यों लगाई रे? उनका पति मर गया सरकार, वो बहुत दुख झेलत रही। उसका पति कैसे मरा? उनका टीवी हो गया सरकार। उसके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? सरकारों के गांव के लखनपाल से झगड़ा हुआ रहा। लखनपाल? जी सरकार। मातादीन। जी हुजूर। लखनपाल कौन है? लखनपाल को मैं जानता हूँ हुजूर, वो यहीं बैठा है। तू चल सीधा चल, आज बताते हैं तुमको। सीधा लखनपाल, ए, चल। ला इसे ला। क्यों रे, क्यों हुआ था तेरा झगड़ा उसके पति से? पानी की खातिर भावा रहा। अरे साहब, अरे सरकार मत मारो सरकार। अरे सरकार अरे मत मारो सरकार। सरकार नहीं नहीं सरकार। उसके पति से बदला नहीं ले सका तू? उसको मार डाला तूने? नहीं साहब, मैंने कोई बदला नहीं लिया साहब, मैंने कोई बदला नहीं लिया साहब। अरे साहब, मर जाऊंगा सरकार, मर जाऊंगा सरकार। मत मारो सरकार। नहीं सरकार, कोई बदला नहीं लिया सरकार, मर जाऊंगा सरकार। अरे सरकार, मर जाऊंगा। अरे सरकार, झगड़ा करेगा? नहीं खून करेगा तू? अरे कोई बदला नहीं लिया, मैंने कोई खून नहीं किया सरकार, मैंने कोई खून नहीं किया सरकार। दारोगा जी, बस बहुत सख्ती न कीजिए दारोगा जी। क्या कह रहे हो गंगानंद? ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई जो निर्दोष और लाचारों पर जुल्म ढाए, उनके साथ अन्याय करे। दारोगा जी, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरेगा, और जब वो फूटेगा तो उसका लावा तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। गंगानंद, तुम अपना होश खो चुके। ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बंद करो अपनी गंदी जुबान। काश काश कि मैं राक्षस होता तो तुम्हें यहीं चीर के रख देता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजरों से दूर। तो वो बुढ़ा गांधी का भक्त, अहिंसा का पुजारी अब धमकी भी देने लगा है। दरअसल हर आदमी के अंदर बगावत की एक चिंगारी होती है जो कभी न कभी भड़क उठती है। उस गंगानंद की चिंगारी अब भड़कने लगी है और आप जलने से बचने के लिए यहां भाग आए। उस बुढ़े की बहू ने आत्महत्या कर ली। भगवान खूब बदला ले रहा है हमारा। लेकिन दारोगा साहब, आपने ठीक नहीं किया। उसने धमकी दी और आप यहां भाग आए। कल को तो वो हमें ही ललकार देगा। तो अक्लमंदी इसी में है कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो। कुआं खोदना पड़ेगा दारोगा साहब।
काका, काका, काका। चंदू, तू कब आया कल्याण रे? आज ही आया हूँ काका, लेकिन मेरे पीछे जो कुछ भी हुआ सब मुझे मालूम है। गाँव के सब लोग कहते हैं काका कि जमींदार और दरोगा आपकी जान के दुश्मन इसलिए बने हैं क्योंकि आप लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप उन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ते हैं काका। अरे लोग क्या कहते हैं कहने दे। अगर दारोगा ने मेरे देवा पर हाथ उठाया होता तो क्या मैं बर्दाश्त कर लेता? गाँव के सब लोग मेरे लिए देवा के समान हैं। दारोगा बेकसूर लोगों को मारे पीटे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर किसी न किसी को तो उनकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, किसी न किसी को तो उनका मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। वो बेसहारा है, उन्हें सहारा चाहिए। गरीबों पर ही नहीं, किसी पर भी हो रहा अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मुझे प्रेरित करता है। शायद पंडित जी के इस कंबल में उनकी आत्मा ही मुझे प्रेरित करती है। काका, आपके बाद इस कंबल को कौन रखेगा? वो जो इस लड़ाई को जारी रखेगा। गंगू काका, ठाकुर ने फिर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। काका, ठाकुर अपने लठेदे को लेकर आया था, हमें मारा पीटा और विष्णु को डकैती के केस में फंसवा दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे खुद डीएम साहब ने तुम लोगों के पक्ष में जमीन के आदेश भिजवाए हैं। काका, ठाकुर कहत रहा है तुम लोग डीएम के जोर पर फूलत हो, उसका तबादला कराई दिया। डीएम साहब का तबादला करवा दिया? हाँ। इस भ्रष्टाचार के अंधेरे में वही तो हमारी एक ताकत थे। इन अत्याचारियों ने उनकी तब्दीली इसलिए करवा दी कि अपनी मनमानी कर सके। लेकिन काका, हम भी ऐसा नहीं मानने वाले। हम ठाकुर को बता देंगे कि अत्याचार और हिंसा क्या चीज होता है। नहीं भीखू, ऐसा नहीं सोचते। आग से आग कभी नहीं बुझती। लेकिन काका, लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ, लेकिन तुम लोग तो लोहार हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडे लोहे की जरूरत पड़ती है? हिंसा का जवाब हिंसा नहीं, अहिंसा है। तुम लोग चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। सब कहे के बात है काका, पता नहीं तुम कैसा सूरज लाए हो, इसका उजियारा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं किशन नहीं, क्या तुम जानते नहीं कि पो फटने से पहले अंधेरा बढ़ जाता है? बस एक संघर्ष और हमें एक साथ बल लगाकर अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार की उस काली चादर को तार तार कर देना है जिसने हमारी सुख शांति के सूरज को छुपा रखा। रामू की माँ, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। आनंद भैया जिंदा थे तो किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। उनकी आंखें बंद होते ही मानो इस घर का सुख, शांति, चैन सब कुछ चला गया। भाभी ने भी आत्महत्या कर ली। पता नहीं भगवान हमें क्षमा करेगा भी या नहीं। हमसे जो कुछ हुआ सो हमने किया, लेकिन नंदू और छोटी बहू ने तो हद कर दी। उस दिन तो दोनों ने उन पर हाथ भी उठाया और वो बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप सी हो गई। रोकर भी अपने दिल की भड़ास न निकाल पाई बेचारी। दरवाजा खुलो इसे। ए देवा! देवा! ए कूनी! बाहर निकल! बाहर निकल कुत्ते! दारोगा साहब! बाहर निकल! बोल हरामजादा! मैंने किसी का खून नहीं किया सर। जिसका तूने खून किया उसका क्या कसूर था कुत्ते? मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तूने हरिया की बेटी का गला घोट के कुएं में नहीं फेंका? नहीं।
बताएगा, बताएगा तू, सब बताएगा, सब बताएगा तू। नहीं साहब, नंदू भैया, बापू, बापू, उठा इसे। बापू को छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ले साले को हथकड़ी लगाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वो लोग मेरे आदमी को पकड़ कर ले गए और तुम सब देखते ही रहे। किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। अगर तुम चाहते तो उन दोनों की बोटी बोटी नोच लेते। तो आज तुम कायरों पर। बहू, ओ नंदू, ओ काका, काका, अब कहाँ थे काका? वो लोग मेरे बापू को पकड़ के ले गए। रो मत बेटा, तेरे बापू जल्दी छूट के आ जाएंगे। काका, रोती क्यों है? रोती क्यों है? उठो, उठो। अरे रो मत, हम सब है ना तेरे लिए। हाँ? देवा को मैं छुड़ा के लाऊंगा, समझी? केवल देवा ही नहीं, उनके बारे में भी सोच जो दूसरों के पापों की सजा भुगत रहे हैं, समझी? तब तेरे दिल को तसल्ली होगी। काका, काका अब तो हमारी देखभाल कौन करेगा? अरे हम है ना सब। नंदू है। आप आ गए? हाँ नंदू, देख नंदू, अब तुझे इन सब की देखभाल करनी है, समझे? तेरे होते हुए ये बेसहारा न होने पाए। देख, तू ही सियाना है इस घर में और तू ही सबसे छोटा है। पहले इनको खाना देना, फिर खुद खाना। काका, अब देवा भैया को जल्दी छोड़ा लाइए, उनके बिना घर बहुत सूना हो गया है। अच्छा। काका, मेरे पास यही है जो कुछ भी है। किसी तरह रामू के बापू को छुड़ा कर ले आई है। वैसे रहने दे, मैं हूं ना, मैं जाता हूँ। अरिया, अत्याचार की भी हद होती है। कायरता अत्याचार को बढ़ावा देती है। अत्याचार सहने का मतलब है उसे बल देना। लेकिन हम कर ही का सकत है काका। अत्याचारी बहुत शक्तिशाली है और हम कमजोर, बहुत कमजोर। बैठ जाओ काका, तनिक सांस ले लो। अरे कमजोर नहीं, कायर कहो, कायर। सब दूर से तमाशा देखते हैं, आगे बढ़कर कोई मदद नहीं करता। अरे इतना भी नहीं समझते कि उनके साथ भी कल यही हो सकता है। देवा गांव का बेटा है ना? गांव का बेटा है। सबके सामने पुलिस पकड़ कर ले गई, कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस तो सरकार की है काका, सरकार से कौन लड़े? अरे सरकार का काम है अपराधियों को पकड़ना, निर्दोषों को नहीं। देवा निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया उसने, फिर क्यों पुलिस पकड़ कर ले गई उसको? क्यों उस पर अत्याचार ढाए? बेबस और मजबूर अगर जुल्म से नहीं टकराते तो उसका ये मतलब तो नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं। उनके खून की एक एक बूंद में तूफान छुपे हैं, मगर शायद
शासन को इस बात की खबर नहीं है, खबर नहीं शासन को इस बात की। लेकिन मैं बताऊंगा शासन को, मैं बताऊंगा। चलो चलो। क्या हालत कर दी है तेरी इन राक्षसों ने। इनाम दिया है काका, आपकी बरसों की तपस्या का इनाम। दिल छोटा मत कर देवा, तेरे साथ न्याय जरूर होगा। अन्याय करके न्याय करना कहाँ का इंसाफ है काका? निराशा ही आशा की पूंजी है बेटा। और इतने सालों में इसी एक आशा की किरण को देखने का इंतजार कर रहे हैं ना आप। राम राज्य की बात करते थे ना आप, देख लिया रावण का राज। सत्य अहिंसा की बात करते हैं आप, देख लिया उसका असली रूप। समय बड़ा बलवान है बेटा, बड़ा बलवान है। एक दिन सब कुछ बदल जाए। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा काका, इसे बदलना पड़ेगा। नहीं देवा नहीं, अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, सुनते सुनते कान पक गए हैं मेरे। अब मैं आपकी इस अहिंसा की राह पर चलने वाला नहीं। वरना वरना बताइए मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैं आपका बेटा हूं। धैर्य रख देवा, धैर्य रख। मैंने अपनी आधी जिंदगी जेलों में गुजारी है, और तू मेरा बेटा होकर इतने में ही घबरा गया है? मुझ पर विश्वास रख, विश्वास रख मुझ पर। जब तक तुझे न्याय नहीं दिला देता ना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं अन्न ग्रहण। तू चिंता मत कर। काका। हाँ बहू। काका आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। ऐसे कब तक चलेगा? नहीं बहू, मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक देवा को न्याय न दिला दूं मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तू चिंता मत कर, तू जा जा जा। दारोगा जी, आपने देवा को तो जेल भिजवा दिया, पर सुना है उस बुड्ढे ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेगा जब तक वो देवा को जेल से छुड़वा नहीं देता। काका, ये पत्र प्रधानमंत्री जी पढ़ेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता की पुकार, उसकी तकलीफें जानना उनका फर्ज है। और फिर ये पत्र एक स्वतंत्र सेनानी लिखवा रहा है, कोई स्वार्थी नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो लिख लिख। प्रिय प्रधानमंत्री जी, ये पत्र मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं दारोगा जी, पीजिए ना।
और पीछे। जो आग उस पुट्ठे ने हम लोगों के खिलाफ भड़काई है, वो तब तक भड़कती रहेगी जब तक उस पुट्ठे की सांसें चल रही हैं। दारोगा जी, गंगानंद की बात अगर दिल्ली या लखनऊ पहुंच गई तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा पाएगी। नहीं पहुंचेगी बात। ठाकुर साहब, बैठे रहिए आप। काका, काका उठो ना।
प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं मजबूर होकर ये पत्र आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे प्रयास करके मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ। मैं आज़ादी का एक मामूली सिपाही हूँ, जिसका सपना था कि देश आज़ाद होगा तो हर तरफ खुशहाली होगी, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा होगी, जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ नहीं होगा, हमारा राज सुराज कहलाएगा। लेकिन आज सत्ता, शक्ति, संपन्नता और न्याय मुट्ठी भर लोगों के लिए ही रह गए हैं। भ्रष्टाचार सामाजिक शिष्टाचार बन गया है। क्या हमारी कुर्बानियों का यही अंजाम है? आज अन्याय, हिंसा और जुल्म की काली चादर ने सिर्फ मेरे देवा को ही नहीं बल्कि देश के अनेक बेगुनाह इंसानों को लपेट लिया है। जब शासन ही न्याय नहीं देता, तब कमजोर आदमी आपको नहीं तो किसे पुकारे? हमने गोरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन अब तो अपनों से ही संघर्ष करना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। तभी बापू और नेहरू जी के सपने पूरी तरह साकार होंगे। प्रधानमंत्री जी, अगर आप मेरे इस पत्र का जवाब नहीं देंगे तो मैं दिल्ली आऊंगा, और अगर उधर भी मेरी सुनवाई न हो सकी तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जय हिंद। आपका गंगानंद, शिवदीन का पूर्वा, कानपुर।